तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। साथियों, आज का जो विषय वस्तु है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो इतिहास में एक बड़ी लकीर खींची है और राष्ट्र की आज़ादी में उन्होंने जो योगदान दिया है उसका जो है क्रमबद्ध ढंग से विश्लेषण करेंगे और इतिहासकारों द्वारा उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को लेकर के न्याय किया गया या नहीं किया गया, इस पक्ष को भी लिया जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि नेताजी की 18 अगस्त 1945 में जो रहस्यमयी मृत्यु तपई ताइवान की राजधानी में हुई, उसके पीछे क्या है, या वो मृत्यु उस समय नहीं हुई जैसा कि बताया जा रहा है, उन सभी पक्षों पर हम विश्लेषण करेंगे। साथियों, नेताजी भिन्न सोच के व्यक्ति थे और उनके सोचने का ढंग तौर तरीका सब बिल्कुल पृथक था। नेताजी द्वारा जो जय हिंद का नारा दिया गया वो आज हमारा राष्ट्रीय अभिवादन बन गया है और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता का, मातृभूमि के प्रति समर्पण का, देशभक्ति का वस्तुतः यह अमर मंत्र बन गया है। ये दो शब्द जय और हिंद वास्तव में हमारे जीवन में जोश उल्लास का संचार कर देते हैं और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भाव को प्रकट करते हैं। साथियों, नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और इनके पिता जानकीनाथ बोस उस समय के अत्यंत प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उनके घर में जन्मे नेताजी बचपन से ही वो वास्तव में समाज के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे और जब वो जो है अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उन्हीं दिनों में जो है कालरा फैला हुआ था, हैजा फैला हुआ था और उस समय चूंकि एंटीबायोटिक औषधियों का ना तो आविष्कार हुआ था और ना ही बहुत ज़्यादा प्रयोग था, तो ऐसे में जो है इस महामारी से लाशें बिछ रही थी और नेताजी जब देखते थे कि एक माँ अपने मृत बच्चे के शव को लेकर विलाप कर रही है या एक जो है शिशु वो अपने पिता के शव पर पड़ा हुआ है, तो उनका हृदय द्रवित हो जाता था। तो ऐसे में उन्होंने जो है उस दौरान जो है लावारिस 100 थे जिनका कोई देखने वाला नहीं था, वो जो है अपने साथियों के साथ पहुंचते थे और लावारिस जो 100 थे लोगों के उनकी अंत्येष्टि करते थे। यानी शुरुआती दौर में यदि देखा जाए तो नेताजी जो है सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए, समाज के प्रति संवेदनशीलता को लिया जाए तो नेताजी का समाज के प्रति संवेदनशीलता बहुत अधिक थी। और जब नेताजी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 में स्नातक की डिग्री हासिल की तो उसके पश्चात उनके पिताजी ने उन्हें निर्देश दिया कि वो जो है आईसीएस परीक्षा में भाग ले और नेताजी ने जो आईसीएस परीक्षा की तैयारी जो लोग लगभग 2 या 3 साल में करते थे लंदन जा करके, नेताजी ऐसे प्रबुद्ध, ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि के थे, कुशाग्र बुद्धि के थे कि उन्होंने 6 महीने में ये लक्ष्य हासिल किया और 1920 की जो आईसीएस परीक्षा है उसमें जब उन्होंने प्रतिभाग किया तो उन्होंने 4थी रैंक हासिल की साथियों। और 4थी रैंक हासिल करने के पश्चात निश्चित रूप से उन्हें भारत में सम्मानजनक पद मिलने वाला था, लेकिन जिसके मन में, आत्मा में वो जो है राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और राष्ट्र के समर्पण की भावनाएं
उल्लास भर रही हो, उनको देखते हुए नेताजी ने ये अपने से स्वयं से तर्क किया कि जिस ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म सितम से आम भारतीय जो है परेशान है, उस ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा बन करके वो अपने ही भारतीयों पर जुल्म नहीं ढाना चाहते। अतः उन्होंने वो जो है आईसीएस के पद से त्यागपत्र दे दिया। यद्यपि उनके बड़े भाई और उनके पिता ये समझाते रहे कि भाई ऐसा पद छोड़ना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने ये पद त्याग दिया और देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1921 में जब उनकी भेंट देशबंधु चित्तरंजन दास से हुई और गांधी जी से वो प्रेरित हुए, तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो राजनीतिक जीवन अपना प्रारंभ किया, वो साथियों असहयोग आंदोलन से नेताजी ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ कर दिया। उनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो वस्तुतः देशबंधु चित्तरंजन दास ही हैं, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया था राष्ट्र की आज़ादी के लिए। साथियों, भारत के मूर्धन्य क्रांति योद्धा नेताजी के संदर्भ में आज अध्ययन करेंगे, बिंदुवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व से युवकों को प्रेरणा लेनी चाहिए और जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए। साथियों, जब जो है उन्होंने राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया तो 1923 में उन्हें कलकत्ता नगर निगम में मेयर के पद पर वे चुने गए, लेकिन चूंकि वो बेबाक थे और ब्रिटिश हुकूमत की हर गलत नीति का विरोध करते थे, तो उसके लिए जब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध मुखर होकर के उनकी नीतियों का विरोध किया, तो सबसे पहले 1924 में उन्हें जो है वर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। वहाँ पर जो है मांडले जेल से जैसे ही वो मुक्त हुए तो नेताजी ने 1927 में एक इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया और जो है उस लीग के तहत उन्होंने अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दी। यहाँ पर जो है साथियों कांग्रेस से भी वो जुड़ चुके थे और जब जो है 1928 तक या ये कह ले लाहौर अधिवेशन 1929 के पहले तक जो कांग्रेस का लक्ष्य था वो डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने का था। लेकिन नेताजी के पास जो है जो लीडरशिप का गुण था, उस लीडरशिप का गुण जो है उन्होंने प्रयोग किया और उससे उन्होंने ये व्याख्या करने में सफलता हासिल की कि औपनिवेशिक स्वराज्य वास्तव में ये पूर्ण स्वराज्य हो ही नहीं सकता और ना ही ये आज़ादी हो सकती। वो तो जो है ब्रिटिश एम्पायर के अधीन ही यहाँ पर हमें स्वराज्य हासिल होगा, जो किसी प्रकार से उचित नहीं है। अतः नेहरू और गांधी को उन्होंने प्रभावित किया और उन्हीं सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से अंततः कांग्रेस का संविधान संशोधित हुआ और 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस का अब तक का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य हासिल करने का था, वो औपनिवेशिक स्वराज्य अब वो पूर्ण स्वराज्य में बदल गया। यानी नेहरू जो सुभाष चंद्र बोस की नेताजी की एक बड़ी उपलब्धि कि कांग्रेस का जो संविधान था, जो अभी तक औपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्य को लेकर चल रहा था, वो अब पूर्ण स्वराज्य में बदल गया। साथियों, आप जानते हैं कि इसी के साथ जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ ये भी तय कर दिया था कि आने वाली प्रत्येक 26 जनवरी की तिथि को हम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे।
यानी आज़ादी, वास्तविक आज़ादी प्राप्त करने के पूर्व जो स्वतंत्रता दिवस हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनाते थे वो 26 जनवरी को मनाते थे। और पहला जो स्वतंत्रता दिवस था वो जो है 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने तिरंगा फहरा करके पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। आज़ादी के पूर्व प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होता रहा, किंतु वास्तविक आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हासिल हुई। इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ और लोग इस ऐतिहासिक महत्व की तिथि को न भूलें। अतः यद्यपि संविधान निर्माताओं ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार कर लिया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 2 माह के लिए इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से संविधान लागू करके वो गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जिससे लोग जो है इस ऐतिहासिक महत्व की तिथि को न भूले। इसलिए संविधान निर्माताओं ने 2 माह इंतजार किया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया था। एक ऐतिहासिक सत्य यहाँ जोड़ना उचित था। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब जो है दांडी यात्रा प्रारंभ की महात्मा जी ने और दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो नेताजी इस आंदोलन का भी हिस्सा रहे। जो है महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। 78 जो है साबरमती आश्रम के स्वयंसेवियों द्वारा वो जो है यात्रा 6 अप्रैल 1930 को जब गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंची तो वहाँ लाखों लोग पहुंच गए थे और महात्मा जी ने मुट्ठी में नमक लेकर के नमक कानून को तोड़ दिया था। तो इस पर सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा जी की इस दांडी यात्रा की तुलना मुसोलिनी की रोम यात्रा और नेपोलियन की पेरिस मार्च से की थी कि जिस प्रकार जो है सत्ता प्राप्ति के लिए इटली में मुसोलिनी ने रोम की यात्रा की, या जो है नेपोलियन ने जो है सत्ता प्राप्ति के लिए पेरिस मार्च की, वैसे ही महात्मा जी ने वास्तव में दांडी यात्रा की। ये एक जो है उन्होंने तुलना की थी। यहाँ पर साथियों आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के में उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही थी और हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और दूसरे वर्ष 1939 में जब कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो उसमें भी उनकी लोकप्रियता इतनी चरम पर थी कि महात्मा गांधी द्वारा गांधी समर्थित जो पट्टाभी सीतारामैया थे उनको उन्होंने पराजित कर दिया था और भारी बहुमत से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा जी जो है और अन्य कांग्रेसी नेता उनकी इस लोकप्रियता से प्रभावित हो गए थे और चूंकि उनका स्वभाव एक प्रकार से गर्मपंथी स्वभाव था तो महात्मा जी के सिद्धांतों से थोड़ा भिन्न था। यद्यपि इन दोनों महापुरुषों का उद्देश्य एक था, वो उद्देश्य यही था कि मातृभूमि को आज़ाद कराया जाए, भारत माता को विदेशी बेड़ियों से मुक्त कराया जाए, लेकिन फिर भी ढंग अलग अलग थे। गांधी नरमपंथी रुख लिए हुए थे और वो जो है कभी विरोधी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस का भिन्न मत था। यद्यपि इन दोनों महापुरुषों के बीच मतभेद थे किंतु कहीं भी मनभेद नहीं था, कहने तात्पर्य लक्ष्य एक ही था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जब जो है शत्रु या विरोधी कमजोर हालत में हो तो ऐसे में अवसर का लाभ उठाना चाहिए और वो जो है
उसके मार्ग में और बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। जबकि महात्मा जी का मानना था कि अगर विरोधी जो है विपरीत परिस्थिति में है तो हमें ऐसे में कोई व्यापक जन आंदोलन नहीं चलाना चाहिए। इसलिए गांधी जो है सीमित स्तर पर वो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने के पक्ष में थे, जबकि जो है सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की हालत कमजोर है, ऐसे में इस स्थिति का फायदा भारत को उठाना चाहिए और एक व्यापक जन आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए। साथियों, यहाँ पर जो त्रिपुरी अधिवेशन, इसको इतिहास में त्रिपुरी संकट के रूप में जाना जाता है। जब गांधी ने जो है दक्षिण भारत से लेकर के पट्टाभी सीतारामैया को वो त्रिपुरी अधिवेशन में अपना जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेकर के वो भी जो है डटे रहे और अंततः जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वो जो है चयनित हो गए, तो ऐसे में जो है गांधी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार वस्तुतः गांधी की हार है। पट्टाभी सीतारामैया की हार वस्तुतः गांधी की हार है। और ये जो गांधी जैसे महान व्यक्तित्व के लिए ऐसे ऐसे जो है उद्बोधन या ऐसे वाक्य शोभा नहीं देते, तो उस पर जो है उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, कांग्रेस में जबरदस्त लोकप्रियता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। और कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि उस समय स्वयं गांधी भी जो है सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़े हो जाते तो शायद जो है सुभाष चंद्र बोस तब भी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होते। अब जब जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वो 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में वो जो है निर्वाचित हो गए, तो जो कांग्रेस कार्यकारिणी के गांधीवादी सदस्य थे वो सब जो है एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करने लगे। और जो है ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस बहुत दुखी हुए और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। और जब त्यागपत्र दे दिया तो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता का अवसर मिला था। यहाँ पर जो है कांग्रेस ने जब वो त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष पद से, तो उनके विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध। उन्हें जो है 6 वर्ष के लिए उन्हें कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। साथ ही उन्हें बंगाल के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। अब नेताजी को जो है नेताजी ने 1939 में वो एक कम्युनिस्ट आधार पर आधारित यानी कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ी एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, एक नए दल की स्थापना कर दी। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी द्वारा कर दी गई। और वो जो है इधर क्या हुआ कि जब वो कांग्रेस से पृथक हुए तो ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें पहले जेल में डाल दिया, लेकिन गिरते स्वास्थ्य के चलते बाद में उन्हें रिहा किया गया और उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। अब जो है ऐसी हालत में नेताजी को लगा कि सत्य अहिंसा से अब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। ये द्वितीय विश्व युद्ध भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर है और इस अवसर का अगर भारत ने उपयोग नहीं किया तो निश्चित रूप से भारत पछताएगा। अतः उन्होंने नई रणनीति प्रारंभ कर दी और इसी रणनीति के तहत उन्होंने जो है अब भारत से दूर जा कर के वहाँ पर जो एक्सिस पावर यानी धुरी राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली और जापान, वहाँ पर जो भारतीय युद्धबंदी थे, जो ब्रिटिश एम्पायर की ओर से ब्रिटिश फौज में लड़ रहे थे, बड़ी संख्या में
वो युद्धबंदी जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर में इनकी बड़ी संख्या थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये मन में विचार रखा कि अगर हम वो किसी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश फौज, ब्रिटिश पुलिस से बच कर के वो सफल हो गए तो निश्चित रूप से वो जो है इन युद्धबंदियों की मदद से वो भारत माता को आज़ाद कराने में सफल हो जाएंगे। अतः उन्होंने जो है एक नया वेश उन्होंने धारण किया था। सुभाष चंद्र बोस 26 जनवरी 1941 को एक पठान जो है इंश्योरेंस एजेंट के रूप में जियाउद्दीन नाम से वो जो है किसी तरीके से अपने घर से निकलने में सफल हुए। जियाउद्दीन के भेष में, एक पठान के भेष में उनको निकालने में उनका भतीजा नेताजी का शिशिर उसने जो है योगदान दिया था और वो काबुल पहुँचे। वहाँ पर जियाउद्दीन के भेष में काबुल से वो रूस पहुँचने के प्रयास में थे, लेकिन रशियंस ने जो है बॉर्डर पर इतनी चौकसी लगा रखी थी और फिर इनके पास कोई प्रॉपर पासपोर्ट नहीं था। अतः इन्होंने काबुल में जो इटालियन दूतावास था वहाँ के अधिकारियों से भेंट करके एक जो है एक नया पासपोर्ट बनवा लिया था। एक नए नाम से, अर्नांडो मास्तो के नाम से इटालियन पासपोर्ट उनका बन गया था। और इस तरीके से पहले जो है सुभाष चंद्र बोस, अब वो जियाउद्दीन, और फिर वो जो है अर्नांडो मास्तो यानी इटालियन के भेष में। वही बात है कि क्या क्या न हुआ ऐ वतन तेरे प्यार में, वतन परस्ती में नेताजी कैसे कैसे नए नए रूप रख रहे हैं। और वो जो है इटालियन पासपोर्ट की मदद से वो 2 अप्रैल 1941 को वो बर्लिन पहुंच गए। इटालियन मास्तो के नाम से जब वो वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर एक कांग्रेस सेवा दल का एक कार्यकर्ता था जो पहले गांधी जी के साथ जो है बहुत सक्रिय रहा, लेकिन महात्मा जी की जो है सत्य और अहिंसा और धीमे प्रभाव की नीति से दुखी होकर आबिद हसन वो जो है अब जर्मनी में सक्रिय था, भारत माता की आज़ादी के लिए वो प्रयास कर रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने जो है आबिद हसन से मुलाकात की और ये आबिद हसन वो जो है बाद में आईएनए के एक जो है रेजिमेंट, जो 3 रेजिमेंट बनी थी, गांधी नेहरू रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट, तो उन्हीं में से एक रेजिमेंट का भी आबिद हसन ने नेतृत्व संभाला था। साथ ही यहाँ पर एक दक्षिण भारतीय थे नाम्बियार भी सुभाष चंद्र बोस के अत्यंत निकट हो गए थे और जो है सुभाष चंद्र बोस के सहयोग में खड़े हो गए थे। यहाँ पर साथियों नेताजी का पहला उद्देश्य था कि वो जो है जर्मनी के तानाशाह हिटलर से भेंट करें। ये प्रसंग साथियों ये है कि हिटलर जो है चूँकि उसकी जान को खतरा रहता था और वो जो है इसलिए कई हमशक्ल रखता था और जब भी कोई पहले उससे मिलने आता था तो जो है वो हमशक्ल ही मिलते थे किसी भी व्यक्ति से। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब हमशक्ल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भेंट किए तो नेताजी सुभाष ने जैसे ही हमशक्ल ने कहा कि मैं जर्मन तानाशाह हिटलर और हाथ आगे बढ़ाया तो सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत कहा कि नहीं मुझे हिटलर से ही मिलना है। और ऐसे ही दोबारा जब हमशक्ल आया तो फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यही कहा कि मुझे हिटलर से मिलना है। तो वो जो हमशक्ल थे वो सब आश्चर्यजनक स्थिति में आ गए कि आखिर जो है ये सुभाष चंद्र बोस में ऐसी क्या क्षमता है कि वो जो है हमशक्ल को पहचान लेते हैं। ऐसे में जब ये सूचना
वास्तविक हिटलर तक पहुंची, तब हिटलर ने उन्हें मुलाकात का अवसर दिया और जो है पहला ही प्रश्न किया हिटलर ने कि आप बताएं कि आखिर आप जो है हम शक्लों को आप पहचान कैसे लेते थे कि वो मैं नहीं हूँ, यानी हिटलर नहीं है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई मैं एक गुलाम राष्ट्र का रहनुमा हूँ, नेता हूँ और यहाँ आपसे कुछ लेने आया हूँ। आप दुनिया के प्रख्यात तानाशाह हैं और जब भी वो हमशक्ल हमसे मिलते थे तो पहले ही हाथ आगे बढ़ा देते थे और कहते थे आई एम हिटलर। तो ऐसे में उनका जो एटीट्यूड था वो तानाशाह या हिटलर जैसा आप जैसा नहीं था, और जब वास्तव में आपसे भेंट हुई तो आप बिल्कुल उसी एटीट्यूड में थे और इस तरीके से मैं पहचान गया कि हिटलर आप ही हैं। तो कहने तात्पर्य कि नेताजी का कितना व्यापक और तार्किक दृष्टिकोण था, इस घटना से वो जो है हिटलर बहुत प्रभावित हुआ और हिटलर से जब उन्होंने कहा कि वो जो भारतीय युद्धबंदी जर्मनी की जो है जेलों में बंद हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, तो जो है हिटलर ने कहा था कि भाई वो अब उनमें कुछ भी नहीं बचा है, वो बहुत हतोत्साहित है, उनसे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन नेताजी ने जब ये दबाव बनाया कि नहीं नहीं आप मुझे अवसर तो दें, मैं जो है उनमें संचार भर दूंगा, मैं उनमें उल्लास उत्साह जोश भर दूंगा, और ऐसा हुआ भी। और नेताजी ने जब वहाँ जर्मनी की जेल में भारतीय युद्धबंदियों से भेंट की तो जो एक भाषण दिया संक्षेप में कि दासत्व से मुक्ति के लिए, यहाँ पर जो है दासत्व की खाई, जैसे क्रांतिकारियों का कहना था कि दासत्व की खाई को पाटने के लिए ईंट गारों की आवश्यकता न होकर के वस्तुतः इंसानी लाशों की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो है नेताजी ने कहा कि अगर मातृभूमि को आज़ाद कराना चाहते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत है वास्तव में अपने प्राणों की आहुति देना। तो ऐसे में जो जर्मनी में के जेलों में बंद जो है भारतीय युद्धबंदी थे, उनमें जो है उल्लास जोश उत्साह का संचार हुआ और उन्होंने भारत माता की जय के नारे बुलंद किए और मातृभूमि मादरे वतन के लिए, उसकी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हुए और उनमें अपार जोश दिखा, यानी जो जोश और उल्लास था, जो अब बिल्कुल जो है निराश हताश युद्धबंदी थे, उनमें भी नेताजी ने बिजली की तरह जोश और उल्लास भर दिया। यहाँ पर जो है अब चूंकि हालात ये हो गए थे कि रसिया भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था और जो है रसिया चूंकि धुरी राष्ट्रों के विपरीत था, पहले जो है रूस से होते हुए वो जो है युद्धबंदियों तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन अब नेताजी को अपनी नीति बदलनी पड़ी और हिटलर ने बड़ी मदद की। वो इस तरीके से कि हिटलर ने नेताजी को एक अपनी जो है विशेष पनडुब्बी, जिससे वो समुद्री मार्ग से वो जापान तक जा सके, जापान सागर तक पहुंचकर वहाँ पर जापानी प्रधानमंत्री तोजो से भेंट कर सके, इसके लिए उन्होंने हिटलर ने एक पनडुब्बी दी और उस पनडुब्बी के माध्यम से नेताजी वो अफ्रीका से होते हुए जापान, चीन सागर और जापान सागर को पार करते हुए जापान पहुंचने में सफल हुए और वहां पर जापान पहुंचकर जापानी प्रधानमंत्री तोजो से उन्होंने भेंट की थी। यहाँ पर साथियों मैं बता दूं कि ये एक जापानी मेजर फ्यूजी मारा ने पहले ही ये विचार दिया था कि ये जो जितने भी भारतीय युद्धबंदी हैं, यानी जो ब्रिटिश फौज में वो भारतीय युवा जो लड़ रहे थे और अब वो युद्धबंदी के रूप में हैं, इन युद्धबंदियों से भारत को चाहिए कि वो एक सेना बनाए और आज़ादी की लड़ाई में वो शामिल हो,
तो मेजर फ्यूजीमारा के ही उस पर कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस वहाँ पर पहले ही सिंगापुर में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। और इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में करीब 8,000 सैनिक जुट गए थे जो विभिन्न स्थानों पर युद्धबंदी के रूप में थे। तो कैप्टन मोहन सिंह और गुरदयाल सिंह ढिल्लो और यहाँ पर जो है रास बिहारी बोस, यहाँ पर पहले ही ये प्रयास चल रहा था। अंततः जो है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व हासिल हुआ और जुलाई में वो इसके प्रमुख बन गए, तो ये जो है सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया और INA आज़ाद हिंद फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी वो जो है आज़ाद हिंद फौज के नेताजी वो सेनापति बने और आज़ाद हिंद फौज को जो है उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था। साथियों, जो है दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को INA का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया साथियों, और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में कर दिया। सिंगापुर कभी ब्रिटिश कॉलोनी होता था और जापानियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। यहीं पर बड़ी संख्या में वो जो है भारतीय युद्धबंदी मिले नेताजी को। मेजर फ्यूजीमारा ने जो है यहाँ पर 40,000 युद्धबंदी नेताजी को सौंप दिए थे, और जो अस्थायी सरकार भारत की बनी उसको मान्यता दे दिया था जर्मनी, जापान, इटली, फिलीपींस, वर्मा और आयरलैंड, चीन, कोरिया। ये देश जो है नेताजी की अस्थायी सरकार को मान्यता दे दिया था। 23 अक्टूबर 1943 को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। इंडियन नेशनल आर्मी ने 23 अक्टूबर 1943 को वो जो है मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। और यहाँ पर जो है कांग्रेस रेडियो पर संबोधन महात्मा जी को करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हे राष्ट्रपिता, राष्ट्र का अंतिम महान युद्ध प्रारंभ हो चुका है। हमें इस अवसर पर आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। साथियों, नेताजी ने जो है उद्बोधन किया, पहली बार महात्मा जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया, तभी से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाए। यानी गांधी को राष्ट्रपिता उपाधि देने वाले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। यहाँ पर साथियों फिर वही बात कि उनके मतभेद जरूर थे लेकिन मनभेद नहीं थे। उद्देश्य एक था दोनों महापुरुषों का कि राष्ट्र को आज़ादी मिले। अब जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पूर्वी हिस्से पर आक्रमण कर दिया और अपने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को निर्देश दिया कि कोई भी ब्रिटिश फौज में शामिल कोई भी भारतीय फौजी तब तक न मारा जाए जब तक कि वो जो है उसको पर्याप्त अवसर देने के बाद भी वो जो है अपने हथियार
न सरेंडर करे। जब वो जो है, यानी यदि वो हथियार सरेंडर कर देता है तो उसे जो है अवसर दिया जाए कि वो आईएनए का हिस्सा बने और मातृभूमि की आज़ादी पे अपना योगदान दे। यानी और जितने जो है ब्रिटिश अंग्रेज फौजी थे उनको जो है उड़ाने का निर्देश दे दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है आज़ाद हिंद फौज ने आक्रमण बोला और शीघ्र ही उस पर कब्जा कर लिया। शहीद और स्वराज द्वीप नए नाम नेताजी ने दिए। बाद में जो है 22 दिसंबर 1944 को नेताजी ने शहीद दिवस मनाया। आज़ाद हिंद फौज ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में जो है प्रवेश कर लिया और कोहिमा में भारतीय तिरंगे को गाड़ दिया। शहीद दिवस के अवसर पर नेताजी ने सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह संकल्प की देवी की मांग है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ेगी तभी देश आज़ाद होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान पर जो है जैसे ही 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः जापान के बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जैसे ही अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया तो अपार जनहानि हुई। जापान तबाह हो गया। जर्मनी और इटली पहले ही लगभग घुटने टेक दिए थे। अब जो है जापान ने जब घुटने टेक दिए तो ऐसे में अब आज़ाद हिंद फौज को जो है पीछे हटना पड़ा। और इसी क्रम में जब ये कहा जाता है कि नेताजी जो है 18 अगस्त 1945 को जब वो बैंकॉक से टोक्यो जाने के यात्रा पर थे और वो जो है मार्ग में ताइवान की राजधानी ताइपेई में उनके जो है यान में ईंधन भरा गया और ईंधन के बाद जैसे ही जो है पुनः उड़ान भरा यान ने तो प्लेन क्रैश हो गया और नेताजी की रहस्यमयी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई। अब जो है इस रहस्यमयी मौत को सदैव रहस्य बनाए रखा गया और इसका कोई स्पष्ट क्या नेताजी उसी घटना से मरे या नेताजी बाद तक रहे, इन पक्षों पर जांच के लिए स्वतंत्र भारत की सरकार ने 3 आयोगों का गठन किया। उनमें शाहनवाज जो है आईएनए के ही कमांडर थे, शाहनवाज की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, लेकिन उस आयोग ने भी कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी। और बाद में आप जानते हैं जो मेजर शाहनवाज थे वो जो है पाकिस्तान चले गए थे और मेजर शाहनवाज पाकिस्तान की नागरिकता हासिल कर ली और वहाँ पर भी उन्होंने जब जो है कबायलियों के भेष में बताते जो है पाकिस्तानी सेना वो जो है कश्मीर में एंट्री की तो शाहनवाज जो मेजर शाहनवाज थे वो भी उस रणनीति में शामिल थे। तो शाहनवाज ने जो है कोई जो है स्पष्ट नहीं किया कि उनकी मौत का रहस्य क्या है नेताजी का। एक मुखर्जी आयोग गठित हुआ, जस्टिस मुखर्जी आयोग, और इस जस्टिस मुखर्जी आयोग ने अपना जो है जांच रिपोर्ट सौंपी। उस जांच रिपोर्ट में ये जो है स्वीकार कर लिया कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइवान की राजधानी ताइपेई में नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के मेयर ने एक जो है एफिडेविट दिया, एक शपथ पत्र दिया कि उस तिथि को 18 अगस्त 1945 को ताइपेई के इतिहास में किसी भी प्लेन क्रैश का कोई भी उदाहरण नहीं है। जो है साथियों, एक और पक्ष ये है कि जो नेताजी के साथ
आईएनए के कमांडर थे। लास्ट में जो नेताजी को देखा वो हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान जो है इन आयोगों के समक्ष जब प्रस्तुत हुए तो उन्होंने भी जो है अलग अलग बातें कही और अपने बयान बदले। बाद में यही हबीबुर रहमान भी पाकिस्तान चले गए और कोई जो है स्पष्ट बात नहीं आई। लेकिन ये जरूर मुखर्जी आयोग ने स्पष्ट किया कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी का जो है प्लेन क्रैश में जो है मृत्यु नहीं हुई। यदि होती तो ये कहा जाता है कि वहाँ पर जापान के एक मंदिर में जो है नेताजी का अस्थि कलश रखा हुआ है और नेताजी का अस्थि कलश जब रखा हुआ है तो आज चूंकि डीएनए तकनीक इतनी प्रभावी है तो उस डीएनए तकनीक के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता कि वो नेताजी की वो वास्तव में अस्थि कलश नेताजी का है अथवा नहीं। यहाँ पर साथियों मैं बता दूं कि जो है जब वो प्रवास पे थे, जर्मनी में थे, तो वहीं पर इटालियन एक महिला थी मेलोनी से नेताजी का विवाह हुआ था और नेताजी से उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम अनीता बोस जो आज भी हैं। और अनीता बोस ने भी कई बार कहा कि पिताजी की अस्थियों का अगर डीएनए टेस्ट हो तो दूध का दूध, पानी का पानी निकल आएगा। लेकिन अनीता बोस के इस आग्रह पर भी भारत सरकार ने वो कोई इस पर ध्यान नहीं दिया कि वो डीएनए टेस्ट कराया जाए अथवा न कराया जाए। मृत्यु के पीछे एक रहस्य ये भी जुड़ा हुआ है कि जब जो है जापान दक्षिण पूर्वी एशिया के ब्रिटिश उपनिवेशों को धराशायी कर रहा था और इन दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों में वो उसके सैनिक भारी लूटमार कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में जो है स्वर्ण जापानी खजाने में जमा कर रहे थे और ये खजाना एक पनडुब्बी में एकत्र किया जा रहा था। साथ ही यहाँ पर साथियों ये भी है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में 30 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते थे और जब नेताजी ने आह्वान किया सहयोग के लिए तो बड़ी मात्रा में लोगों ने, जो भारतीय मूल के लोग थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में जो है अनुदान दिया। तो ये भी एक पक्ष है कि जापानी पहले तो वो सहयोग इसलिए कर रहे थे कि आज़ाद हिंद फौज ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ेगी, ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध लड़ेगी। लेकिन जब आज़ाद हिंद फौज का मुख्य ध्येय केवल मातृभूमि की आज़ादी हो गया तो यही जापानी भी रसद आपूर्ति बंद कर दिया आज़ाद हिंद फौज की। कोहिमा में जो आज़ाद हिंद फौज की जो है रेजिमेंट पहुंची थी वो जो है 3 दिन भूखी रही और वहाँ के एक सैनिक ने बयान दिया कि उसे जो है जान बचाने के लिए एक सांप भूज के खाना पड़ा और किस तरीके से वो जो है जीवन रक्षा कर सका। तो यहाँ पर ये भी था कि आईएनए के सेनापति से यानी नेताजी से बच करके जापान वो आईएनए के ये इस फंड को जो है जापान खींचना चाहता था। और एक ये पक्ष से इसलिए भी पुष्टि होती है कि जब जो है अमेरिका ने उसके 2 शहरों को तहस नहस कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी को, और उसके बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध में वो जो है पुनः इतनी तेजी से आगे बढ़ा, एक छोटा सा देश और शिखर पर पहुंच गया, दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। तो ये आखिर इतना धन कैसे उसके पास आया? तो ये बात भी पुष्टि होती है कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों को जापान ने लूटा, आईएनए का जो फंड था वो मिला, उससे वो प्रगति हुई। एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि नेताजी मास्को चले गए थे और मास्को में वहाँ पर वो स्टालिन जो वहाँ का तानाशाह था उनकी कैद में वो रहे और 1946 में उन्होंने नेहरू को पत्र लिखा कि अब मैं अपने स्वदेश वापस आना चाहता हूँ, आप इसके लिए प्रयास करें। अब वो जो है पत्र कोई स्वर्ग में रहते हुए नेताजी ने तो लिखा नहीं होगा। और साथ में ये भी था कि जो है मास्को रेडियो पर 1946 में सुभाष चंद्र बोस का एक संबोधन भी हुआ था। हालांकि जो आईबी और राज ऐसी एजेंसियों ने फिर जो है उस पर जांच की तो ये कहा कि वहाँ सुभाष चंद्र बोस नाम के 3 युवा मिले,
जो है उनमें से कौन है, ये बात जो है उन्होंने रख करके खारिज कर दिया कि हो न हो मॉस्को रेडियो पर कोई ऐसे युवक ने अपना नाम सुभाष चंद्र बोस बता करके ये संबोधन किया हो। तो इस तरीके से साथियों ये जरूर है कि जो है नेताजी की मृत्यु को लेकर के रहस्य बरकरार रहा। फैजाबाद में भी ये कहा गया कि गुमनामी बाबा जो थे वो वस्तुतः नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और वो गुमनामी बाबा के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इस बात को भी बहुत हद तक स्वीकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है नेताजी जैसा व्यक्तित्व वो कहीं छिप नहीं सकता, उनके जो है उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। इस तरीके से आज भी रहस्य बरकरार है, चाहे वो शाहनवाज आयोग हो या मुखर्जी आयोग हो या जो है अन्य आयोग हो, वो जो है नेताजी बोस की मृत्यु के रहस्य को उद्घाटित नहीं कर सके। यहाँ पर साथियों बता दूं कि जो है आईएनए में 3 जो है रेजिमेंट स्थापित हुई थी, उनका नाम नेताजी ने रखा था गांधी रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट और नेहरू रेजिमेंट। साथ में नेताजी ने जो है महिलाओं को भी सैन्य सेवा में शामिल किया था और उन सैन्य सेवा में शामिल करने के लिए वो जो है 1857 की महिला क्रांतिकारी और महिलाओं के रोल मॉडल रानी झांसी के नाम पर आज़ाद हिंद फौज में एक महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट का गठन हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल साथियों अभी तक रही और वो जो है कानपुर में जो है एक अस्पताल का संचालन करती थी और वो जो है रोगियों की सेवा करती थी। वो देश की पहली राष्ट्रपति के पद के लिए महिला उम्मीदवार के रूप में वो चुनी गई। यहाँ पर साथियों इतिहासकारों ने नेताजी के साथ न्याय नहीं किया। बाद में जो है आईएनए के युद्ध बंदियों को जो है भारत लाया गया और आईएनए के 3 जो है जो कमांडर थे मेजर शाहनवाज खां और कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो, इन तीनों के विरुद्ध वहाँ लाल किले में मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे में जो है जो बचाव पक्ष का नेतृत्व किया था वो भूला भाई देसाई ने किया था और इस बचाव पक्ष में देश के प्रसिद्ध वकीलों में तेज बहादुर सप्रू, अणु आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू ने भी हिस्सा लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने जो है अंतिम बार इसी जो है आईएनए ट्रायंगल में वकीलों का चोंगा पहना था। यहाँ पर जो है अदालत ने तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई थी और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जनरल के.एम. करियप्पा। वो जो है ब्रिटिश एम्पायर के समय से थे और भारत के भी पहले जनरल बने थे और जो है इनको गुमराह देशभक्त कहा गया। भारत की जनता आंदोलित हो गई और अपने इन देशभक्तों के जीवन की रक्षा के लिए आंदोलन चला दिया। अब बढ़ते जन आंदोलन को देखते हुए अंततः लॉर्ड वेबल ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो जो है शाहनवाज, मेजर शाहनवाज और कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो को वो जो है फांसी की सज़ा से मुक्त कर दिया। और जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी पुस्तक लिखी है इंडियन स्ट्रगल, वो दिखाती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार से वो जो है अंग्रेज़ों को भयभीत कर दिया उन्होंने। और ये आज़ाद हिंद फौज का ही असर था कि अब भारतीय सेना में बड़े विद्रोह होने लगे। रॉयल नेवी का विद्रोह उसी क्रम में था और जब जो है एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि अब मैं भारत को आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि जिस सेना के बल पर हम भारत डटे थे अब उस सेना में भी विद्रोह होने लगे, अतः अब वहाँ पर रुक पाना संभव नहीं है। वेबल ने भी लॉर्ड वेबल ने भी इटली को
एक जो है पत्र लिखा था कि जो है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां हुई है, यानी जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ऐसे में ब्रिटिश अब भारत पर राज नहीं कर सकते। अतः ये श्रेष्ठ नीति होगी कि अब जो है हमें भारत को छोड़ देना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि जो है यदि नेताजी के साथ इतिहासकारों ने न्याय किया होता तो निश्चित रूप से आज़ादी में नेताजी का योगदान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कम ना आंका जाता, क्योंकि इटली जब 1951 में वो जो है 46 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने और 51 में जब देश आज़ाद हुआ तो वो भारत आए थे और यहाँ पर जब समाचार पत्रों के नुमाइंदों ने उनसे प्रश्न किया था कि आप तो प्रथम विश्व युद्ध में विजेता रहे, आप द्वितीय विश्व युद्ध में भी विजेता रहे, लेकिन वो क्या कारण थे कि आपने जो है भारत को छोड़ दिया और भारत को आज़ाद कर दिया, क्या डर था? तो एटली ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वस्तुतः जो आज़ाद हिंद फौज और नेताजी की गतिविधियां हुई उससे जो है हमारी फौज में जो 25 लाख भारतीय सैनिक थे उनमें वो राष्ट्रवादिता की भावना आ गई। अब वो हमारे नियंत्रण में नहीं थे और अब हम उनका प्रयोग उनके ही देशवासियों के विरुद्ध नहीं कर सकते थे। अतः ये हमारी मजबूरी हो गई थी कि अब जो है हम भारत को आज़ाद कर दे। कहने तात्पर्य साथियों आज़ादी के लिए बहुत हद तक नेताजी की गतिविधियां जिम्मेदार थी और इसीलिए शायद बहुत समय बाद यानी कांग्रेस ने इस पक्ष को दबाए रखा और जब नेताजी की 125वीं जयंती का आयोजन हुआ तो वर्तमान मोदी सरकार ने 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया और ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाना अत्यंत प्रासंगिक है साथियों, क्योंकि वो नेताजी जैसे पराक्रमी व्यक्तित्व के सम्मान के लिए बहुत जरूरी था। और साथियों आपको मैं बता दूं कि ये बड़ी जो है विडंबना ही कहिए कि नेताजी जैसे व्यक्तित्व के सम्मान में दिल्ली में कोई भी एक भी जो है सरकारी स्थान पर कोई भी ना तो स्मारक नेताजी के सम्मान में और ना ही कोई मूर्ति थी अभी तक। इंडिया जो है इंडिया गेट है दिल्ली में, वहाँ पर अभी तक जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, अब जो है पहली बार जो प्रयास किया मोदी सरकार ने कि वहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटा करके वहाँ उस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लगा करके उनके सम्मान को बढ़ाया। साथियों नेताजी के योगदान को अगर निष्पक्ष रूप से आकलित किया जाए तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है मातृभूमि की आज़ादी में नेताजी का महान योगदान रहा। ऐसे जो है क्रांतिकारी का इतिहास में सदैव नाम अजर अमर रहेगा। तब तक के लिए साथियों उन्हीं का नारा जय हिंद जय भारत।